कैसे हैं आप सब। मुक़द्दस सरदार ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि हमने अपना फ़र्स्ट पार्ट जो है डेथ आइलैंड का हम कर चुके हैं और उसका ख़ुलासा ये था कि हमने एक जज़ीरा एक्सप्लोर किया था जो कि काफ़ी खौफनाक जाना जाता है और इस पे बहुत पुरअसरार चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे 3 ममालिक जो हैं वो लाइक इसको ऑन करते हैं और तीनों ममालिक जो हैं इसको बराबर का हिस्सा रखते हैं। उन्होंने वो जज़ीरा एक्सप्लोर किया था और वो लोग वहाँ पे लैंड करके तो अब अपना जो सामान है वहाँ पर ले जा रहे थे और वहाँ पे जॉर्ज को गुस्सा आ गया था और उसने वहाँ पे बंडल गिरा कर तो कहा था कि लानत है ऐसे जो है वो जगह पर कि हमें इस तरह का काम करना पड़ रहा है। सो पैट्रिक ने कहा था कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है और ये कैसे मज़ेदार होने वाली है और इमरान यहाँ पे क्या करने वाला है। आया वो अभी यहाँ पे आ भी रहा है, हमारे नेक्स्ट पार्ट में वो अपना किरदार अदा कर भी रहा है या फिर वो आगे जो है वो थर्ड पार्ट में चला जाता है। सो जज़ीरा जितना कि खौफनाक उन्होंने बताया था उतना खौफनाक था नहीं, वो फूलों से लदा हुआ था और इसके बारे में जो बाकी कहानियाँ थी वो सब झूठ थी। ये एक बेहद पुरफ़िज़ा जगह थी, इसके बावजूद यहाँ एक अनोखी हैसियत रखती थी। कोई 7 साल पहले एक बहरी कज़ाक था जो कि यहाँ पर जिसकी शख्सियत कुछ ऐसे बयान की गई है कि वो किसी को अपने दोस्त नहीं बनाना चाहता था। एक बहरी जहाज़ अगवा करके यहाँ लेकर आया था और पैट्रिक है उसने आखिरी बार जब यहाँ पे इंतज़ामात किए थे तो उसे यहाँ पे 70 लाशें मिली थी और पैट्रिक ये बता रहे हैं कि सुनते हैं आगे वो क्या कह रहा है। जानते हो किस आलम में थी? जॉर्ज ने खौफज़दा लहजे में पूछा। किस आलम में थी? तो बस यूँ समझ लीजिए कि एक मुतहर्रिक फ़िल्म स्टिल हो गई हो और वो सब इस तरह मुंजमद थे कि जैसे फ़िल्म रुक गई हो और वो सब बेजान थे और उनमें किसी किस्म की कोई जान ना थी और उनका जिस्म भी ख़राब ना हुआ था। लाइक उनका जिस्म होती है ना कि बॉडी जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था उनकी बॉडीज़ के साथ। वो सब ऐसे की ऐसे ही थी, एज डिस थी और वो कज़ाक भी उनमें शामिल था। तो हाँ, एक्शन फ़िल्म के हीरो की तरह ये सब कुछ लग रहा था। हैरत की बात ये थी कि उनके चेहरे के तासुरात में भी कोई तब्दीली ना आई थी। लाइक वो जैसे अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसी तरह से उसके एक्सप्रेशंस, उसका मुंह खुला हुआ है, उसकी आंखें वहीं पे स्टिल हैं। तो ये एक सारा का सारा मंजर वो बयान कर रहे हैं। तो जॉर्ज ने पूछा कि सर ऐसा कैसे हुआ? तो पैट्रिक ने कहा कि मैं जानता हूँ ये कैसे हुआ, ये एक पुरअसरार जगह है। और पैट्रिक ने कहा कि तुम क्या फजूल सवालात पूछने लग गए हो, अपने काम का आगाज़ करो। हमने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 20 घंटों में यहाँ पे अपना सारा इंतज़ाम करना है। असल में इस जज़ीरे पर इस किस्म की तमाम कार्रवाइयाँ होती थीं और वो इसके लिए वो 3 बड़े ममालिक इसे दूसरों से महफूज भी रखते थे क्योंकि ये कार्रवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार थीं और वो अपनी नोयत की बहुत ही अजीब व गरीब कार्रवाइयाँ थीं। डियर जॉर्ज, मेरा ख्याल है कि यहाँ फैले हुए दरख्तों में एक ऐसे खौफनाक प्लांट्स लगाए हुए हैं जो इंतहाई मुहलिक गैस खारिज करते हैं। ये गैस लम्हों के अंदर अंदर यहाँ ज़िंदगी ख़त्म कर देती है और इसका तजुर्बा तुम सिर्फ एक चीज़ से लगा सकते हो कि यहाँ पे कोई जानदार जानवर नहीं है। लाइक खरगोश हो गया, कछुआ हो गया, जो कि जंगलात में रहते हैं, कोई जानवर यहाँ पाया नहीं जाता है। परिंदे तो आते हैं और अपना जो है मस्कन चेंज कर लेते हैं, वो आते हैं और उड़ जाते हैं। तो परिंदों का तो यहाँ पे हो सकता था कि वो आते, लेकिन जानवरों का यहाँ पे कोई वजूद ना था। इन सब बातों के बाद जो है अपने काम में मसरूफ़ हो गया और उन्होंने सबसे पहले रनवे साफ़ किया जो कि ख़ास तौर पे छुपा दिया गया था ख़ास किस्म की झाड़ियों से, जो कि ऊपर से दिखने में नहायत ही जो है वो खारदार नज़र आती थी और कांटेदार नज़र आती थी, लेकिन वो असल में जो है बहुत ही मुलायम और बहुत ही नरम झाड़ियाँ थीं और इनकी सफाई करना भी कोई मुश्किल काम ना था, काफ़ी आसान काम था। सो उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया और जॉर्ज जो है पहली बार जज़ीरे पर आ रहा था, जो उसके साथ उसका असिस्टेंट था पैट्रिक का, फर्स्ट टाइम आ रहा था और जो पैट्रिक है उसको ये हदायत दे दी गई थी कि वो जब भी वहाँ पर जाए तो एक नया अमला लेकर जाए। लाइक वो अपने पुराने टीम के साथ वहाँ नहीं आ सकता था। तो जॉर्ज जो है उसने वो ज़ेरे ज़मीन इमारतें भी देखी और उसे देखकर बहुत हैरत हुई जिनमें एयर कंडीशन प्लांट किए गए थे और इन प्लांट्स को चलाने के लिए एक छोटा सा एटमी बिजली घर भी बना दिया गया था और वो सब ही ज़ेरे ज़मीन था। तमाम चीज़ें यहाँ होने वाली ख़ास कार्रवाइयों के बाद रोक दी जाती थीं और ये काम उसी अंदाज में सरअंजाम दिया जाता था। फिर गालिबन वो काम शुरू हो गया जिसके लिए वो सब यहाँ पर मौजूद थे। आला दर्जे की वर्दियों में जदीद तरीन हथियारों के साथ रनवे की दोनों जानिब
फोकस हो गए। वो लोग जो उनकी टीम थी वो खड़ी हो गई और सबसे पहले आने वाले लोगों में जो लोग थे वो पैट्रिक के मुल्क के लोग ही थे, जिन्होंने पैट्रिक को इस बात की मुबारकबाद भी दी थी कि उसने अपना काम मामूल के मुताबिक बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया। उसने अपनी ड्यूटी जो है, उसने एक कॉन्फ्रेंस जो इनकाद करना था उसका, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने उसका इनकाद किया है और उसने बहुत अच्छी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की हैं उनको। तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जो ज़ेर ज़मीन बना हुआ था पूरी तरह साफ़ करके इस काबिल कर लिया गया था कि वहाँ शानदार तरीके से कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो सके और फिर मेहमान आना शुरू हो गए। प्रोटोकॉल मेहमानों को उनकी जगह पहुंचाने लगा और तकरीबन 60 अफराद मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर आ चुके थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उन्हें यहाँ बहुत फौकियत हासिल थी। 54 ग्रीन के अफराद एक ऐसी खुफिया तंजीम थी जो कि चंद ममालिक ने आपस में मिलकर बनाई थी और चंद ममालिक इसकी नुमाइंदगी करते थे। इसका जो हेड क्वार्टर था वो किसी नामालूम जगह पर था। 54 ग्रीन के 3 रुकन ने इस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट किया और उन्होंने इस बात से जो है कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट किया कि इस वक्त हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं वो बड़ी बुनियादी नौइयत का हामिल है और इस वक्त मसला ज़्यादा तवालत नहीं रखता। मतलब ये है कहने का कि जो उनका अभी जो मसला है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसको ज़्यादा देर नहीं हुई, सो उनको सॉल्व करना ईजी हो सकता है। देखते हैं क्या मसला है उनको। बल्कि मुख्तसर अल्फाज में 54 ग्रीन की नुमाइंदगी करता है, लाइक वो उस 54 ग्रीन के बारे में ही है। सो इस वक्त हमारा इशारा एक ऐसे मुल्क की जानिब है जो बज़ाहिर दुनिया के नक्शे पर एक मुनासिब हैसियत रखता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका असल कुछ और है और इसकी बुनियाद इस मुल्क के वसाइल नहीं बल्कि कुदरती तौर पर कुछ ऐसे लोगों की रहनुमाई है जो कि बहरहाल एक अजीम हैसियत के मालिक हैं। आपके सामने पाक एशिया के X2 का नाम लेता हूँ। अब यहाँ पर लोगो ट्विस्ट शुरू हो गया है मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। यहाँ पे पाक एशिया दरअसल पाकिस्तान को कहा जा रहा है। पाकिस्तान, पाक एंड एशिया, पाकिस्तान जो है एशिया का मुल्क है, सो पाक एशिया। एंड X2 जो है यहाँ पर इमरान है। बेसिकली X2 जो है इमरान खुफिया तौर पर अपनी एजेंसी का बॉस भी है और वो अपनी एजेंसी के जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, जो बाकी उसके कोलीग्स हैं, उनके साथ मिलकर काम भी करता है और उनके कोलीग्स को पता नहीं है कि X2 दरअसल में इमरान है। तो X2 का जिक्र किया जा रहा है और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें भी X2 का किसी को नहीं पता कि रियल में X2 है कौन, और इमरान ही मशहूर है हर जगह कार्रवाई डालने में। तो यहाँ पे X2 का नाम लेता हूँ। X2 को कौन नहीं जानता, तकरीबन सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं यहाँ पे X2 को। तो सब ने इत्तेफाक किया कि हाँ हम सब जानते हैं X2 को, कौन इसके किरदार से बाइल नहीं है। तो X2 ने पाक एशिया के लिए वो कुछ हासिल किया है जो कि इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में मौजूद है और पाक एशिया दरपर्दा इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वो जो इसे बिला आखिर दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में शामिल कर देगा। आप लोगों को इल्म है कि हमारा दोस्त और मुल्क जो है, हमारा दोस्त मुल्क जो है और 54 ग्रीन का मेंबर काफिरस्तान सबसे ज़्यादा मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता है अगर पाकिस्तान या पाक एशिया तरक्की कर जाए तो। उनका ये फ़र्ज़ है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मेंबर मुल्क को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दें। पाक एशिया में कुछ ऐसे प्लांट्स काम कर रहे हैं जो इस वक्त दुनिया के बहुत से जदीद तरीन ममालिक में से। हम चाहते हैं कि इंतहाई खुफिया तौर पर एक मुनासिब मंसूबे के तहत तमाम प्लांट्स तबाह कर दिए जाएँ काम में, और वो चाह रहे हैं कि पाक एशिया या X2 को इसके कानो कान खबर ना हो, सरबराह और लोगों को इल्म भी ना होने पाए। इसलिए हम 54 ग्रीन के प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूरे प्लान लेकर आए हैं। लाइक वो पूरी मनसूबा बंदी करके आए थे और ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने सारी प्लानिंग करने के बाद ही जो है वो इसका इनेकाद किया था। अब जो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि आप में से कोई मेरे जो है वो फैसले से इख्तिलाफ़ करता है? तो सब ने कहा लाइक हरगिज़ नहीं जनाब, कि वो सब भी राज़ी थे उसके इस फैसले पर, उस मंसूबे पर कि हाँ ये होना चाहिए। तो फिर उसने जो है सबका शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले में हमारा बहुत तजुर्बा इन कामों की हमारा बेहतरीन तजुर्बा इन कामों की तस्दीक करता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो लोग वो इंट्रोड्यूस करवाएगा जो कि इस मंसूबे में या इस प्लानिंग में उसके काम करने वाले हैं या फिर वहाँ पे पाक एशिया जाएंगे। मिस्टर हेडलाइन, सबसे पहला नाम ये आया मिस्टर हेडलाइन का। ये दोस्तों आपने पूरी स्टोरी में याद रखना है कि मिस्टर हेडलाइन कौन है, बिकॉज
ये जो पर्सन है ये आपको पूरी स्टोरी में सुनाई देते रहेंगे, बिकॉज़ यही जो है हेड मास्टर या फिर इनके कह लो कि हेड मेंबर यहाँ पे काउंट हुए हैं। मिस्टर हेडलाइन ने इस दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी हैं वो इस वक्त 54 ग्रीन के तमाम ममालिक के एजेंटों में सबसे ज़्यादा नुमाया हैसियत के हामिल हैं। इनके साथ जो ग्रुप जाएगा वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बनाया गया है। लाइक हर मुल्क से एक बंदा उन्होंने उठाया होगा, जो कि एक टीम उन्होंने बनाई है इसको। 54 ग्रीन के आला अफसर के नाम भी उसने गिनवा दिए जो कि बाकी इस टीम में शामिल थे। और फिर उसने ये बात सबको वाज़िया कर दी कि जो इस 54 ग्रीन में जो कि फ़ैसले किए जाते हैं उनकी तब्दीली नामुमकिन होती है। तो सबने कहा जी हम जानते हैं। और इसी आला अफसर ने कहा कि अगर आपको मेरी खिदमत कहीं दरकार हो, अगर आपको मेरी हेल्प कहीं चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर जो है वो प्रोवाइड करूँगा तमाम खिदमत। ठीक है, ये मीटिंग तकरीबन 6 घंटे जारी रही और फिर काफ़ी खुश उसलूबी से ख़त्म हो गई। तमाम मुस्तैद लोग मीटिंग के बाद यहाँ रुकने के कायल नहीं थे, चुनाचा जॉर्ज और पैट्रिक को इनकी वापसी के इंतजाम करने पड़े। और जब आखिरी फ़र्द की रवानगी हुई तो पैट्रिक का काम ख़त्म हो गया और जॉर्ज ने मासूमियत से पैट्रिक से पूछा कि अब क्या करना चाहिए जनाब, इससे पहली जैसी शक्ल में लाकर यहाँ से वापस जाना है। जॉर्ज का जवाब पैट्रिक ने दिया है। अब ये हमारा एक साइड था जो कि एक विलन साइड थी जो कि कंप्लीट हो गई है और उनके इरादे हमारे सामने आ गए हैं कि वो क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ इमरान जो है वो बिल्कुल आजकल फारिग बैठा हुआ है, जुर्म की दुनिया में सन्नाटा हुआ है और सबके दिल उतरे में है। उनको यही हंगामा खेज ज़िंदगी जो है वो वही ज़िंदगी महसूस होती थी। इमरान और उसकी टीम जितनी भी है वो सब बोरियत में जो है दिन गुजार रहे हैं आजकल के, उदासी छाई हुई है सबके दिलों पे। और इमरान और वैसे इमरान के बकौल वो सब ऐश कर रहे हैं और इमरान का कहना ये है, सुनते हैं कि वो क्या कहता है, किस अंदाज़ में कहता है, बिकॉज उसका अंदाज़ बहुत फ़नी होता है। तो इधर देखते हैं कि वो कैसे लाइक बात कर रहा है। वैसे उसका कहना ये है कि मैं समझता हूँ कि इनका हक़ है, क्योंकि ज़िंदगी मौत की बाजी लगा कर अगर ज़िंदगी मिल जाए तो उसके बाद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना भी उनका हक़ बनता है। वरना ज़हनी तौर पर इमरान इन दिनों तनवीर और खालिद की गोशमाली पर गौर कर रहा था। लाइक गोशमाली के उनकी जो हरकत हैं वो जो भी कर रहे हैं आजकल उन पर काफ़ी गौर कर रहा था। और बकौल उसके और कभी कभी इमरान को खदशा होता था कि वो इनकी वजह से काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो जूलिया सही मायनों में उलझ गई थी। अब दोस्तों जूलिया यहाँ पर इमरान को सीक्रेटली पसंद करती है। मैंने जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी हैं उसमें इमरान और जूलिया एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को बता नहीं सकते हैं, बिकॉज़ एजेंसी का ये रूल है कि जितने भी एजेंट्स होंगे वो जब तक अपनी खिदमत सरंजाम देंगे इस एजेंसी के साथ वो शादी नहीं कर सकते हैं। और एक मैं नावल पढ़ रही थी तो उसके स्टार्ट में ये जवाब दिया गया था, राइटर जो है वो बता रहा था, बिकॉज उससे क्वेश्चन हुआ था कि भाई आप एजेंट्स की शादी क्यों नहीं करते हैं, आपको क्या है, आप अगर उनकी शादी कर दें तो कितना अच्छा हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो आपने क्यों उनको इस तरह से करके रखा हुआ है। तो फिर उसने पूरी एक जैसे कहते हैं ना मुकालमा उसने चलाया था और उसमें उसने कहा था कि अब फ़र्ज़ कर लें कि आप इमरान को कहते हैं कि सामने 224 बिल्डिंग है, उसमें ये कमरा है, उसमें एक आदमी की जान को ख़तरा है, आप जाके बचाओ अभी। तो आपको ऊपर से वाइफ कह रही है रात 12 बजे कि ये क्या X2 को हो क्या गया है, ये बॉस अपने आप को समझता क्या है, इसको ऐसे थोड़ी करना चाहिए, रात के 12 बज रहे हैं और ये जो है लाइक अभी मुझे बुला रहा है। तो वो अब वहाँ पे इमरान के ड्यूटी, तो इस तरह से शादीशुदा लाइफ में ड्यूटी नहीं चल सकती, इसीलिए वो किसी की शादी नहीं कराता। सो दोस्तों हमारी अभी तक की जो स्टोरी है वो बड़े मज़े की जा रही है। होप आप सबको अच्छी भी लग रही होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अपने कमेंट्स ज़रूर जो है पास कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो अपना फीडबैक देना ज़रूर जो है याद रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए स्टोरी को और ज़्यादा बेहतर करूं और अपनी पूरी कोशिश करूं कि आपको मैं इससे एंटरटेन कर सकूं। तो गाइज़ स्टोरी का ये जो सेकंड पार्ट था यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आगे भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और अभी तक भी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ ये स्टोरी काफ़ी मज़े की है। तो